Students of class 9th. Today I am teaching here First World War. First World War के प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में एक शॉर्ट हिस्ट्री बताई थी, जिसके अंतर्गत मेन जो काउज होते हैं जैसे मिलिटरीज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, इनके मेन काउज होते हैं और लास्ट में आते हैं इनके इमीडिएट काउज। कौन ऐसे काउज थे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रोल फूका जा सका। तो कल मैंने मिलिटरिज्म के बारे में बताई थी और मिलिटरिज्म के अंतर्गत हम लोग इस विषय पर भी पहुंच चुके थे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री थे, सारे कंट्री एक दूसरे से आर्मी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने अपने न्यू इक्विपमेंट बनाने की होड़ में जुट गए थे और इंतजार में थे कि कौन कंट्री एक दूसरे पर अटैक पहले शुरू करती है। तो आज का जो है वीडियो वो है आपको अलायंसेस, यानी कि अलायंसेस के अंतर्गत अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग चुपचाप, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बहुत ऐसे कंट्री थे जो चुपचाप मिल करके एक गुप्त संधि किए हुए थे कि अगर कोई दूसरी कंट्री अगर मेरे कंट्री पर अटैक करते हैं तो आप मुझे हेल्प करेंगे। तो उसके तहत कुछ ऐसे उसमें प्रोमिनेंट कंट्री थे जिनके बीच में कुछ अलायंसेस बने हुए थे। अलायंसेस यानी गठबंधन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले एंतांत कोर्डियाल को हम लोग जानेंगे, जो एंतांत कोर्डियाल 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस जो कि आपको एलाइड पावर में थे। तो एलाइड पावर के बीच में जो एंतांत कोर्डियाल है वो 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक अपना मैत्री संगठन बना चुके थे। उसके बाद ये इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर के कुछ दिनों के बाद ये ट्रिपल एंतांत भी बनाए थे, यानी कि 3 कंट्री का यहाँ पे संगठन था, यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये तीनों प्रोमिनेंट कंट्री आपस में मिल चुके थे और ट्रिपल एंतांत बना करके गुप्त रूप में, ताकि बाहर किन्हीं को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर इन कंट्री के ऊपर किन्हीं दूसरे कंट्री का डोमिनेशन या अटैक हो तो क्या होता है, ये तीनों परस्पर आपस में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पास भी ढेर सारे कॉलोनी थे, फ्रांस के पास भी और रूस के पास भी। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हर दूसरे कंट्री को, यानी स्मॉल कंट्री को कॉलोनाइज करने की एक होड़ लगी हुई थी कि हम किसी दूसरे छोटी कंट्री को क्या करें, कॉलोनाइज करें। तो अगर कोई कंट्री इंग्लैंड के कॉलोनी में है, अगर वो जर्मनी उसको हथियाना चाहता है या छीनना चाहता है तो फ्रांस या रूस उस पर क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। इसीलिए ये लोग एंतांत कोर्डियाल या ट्रिपल एंतांत करते हैं। तो ये दोनों आपको आते हैं एलाइड पावर में। अब चलिए हम ऑस्ट्रिया हंगरी या जर्मनी की चर्चा करें तो उन लोगों के बीच भी, यानी ड्यूअल अलायंस था। ड्यूअल मीन्स 2, यानी इन लोगों के बीच भी ड्यूअल अलायंस 1879 में भी हो चुके थे, जिसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी आपस में सम्मिलित थे। ऑस्ट्रिया और हंगरी, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही इसको क्या किए हुए थे, कॉलोनाइज किए हुए थे, और दोनों में एक मैत्री संगठन भी बनी हुई थी कि अगर दूसरी कंट्री मेरे कंट्री के हंगरी के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो ऑस्ट्रिया उसकी हेल्प करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद ट्रिपल अलायंस का ये लोग फॉर्मेशन करते हैं। ट्रिपल अलायंस का फॉर्मेशन 1882 में होते हैं। इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी तो पहले से ही थे एक संगठन में, तो ऑस्ट्रिया के साथ अब इटली और जर्मनी मिल जाते हैं। कौन कौन मिलते हैं इसमें? ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ इटली और जर्मनी। अब यहाँ पे आप कहेंगे, एक बात आपके मन में कंफ्यूजन पैदा करती होगी कि ये इटली तो आपको आ जाते हैं सेंट्रल पावर की तरफ, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप बताए थे कि इटली आपको है
पावर की तरफ। तो क्या होता है, ये ट्रिपल अलायंसेस तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी के साथ कर तो लेते हैं। कौन? इटली। लेकिन जिस समय ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के समय में ही इटली अपना पाला को बदल लेती है। यानी इटली चली जाती है किधर? तो इटली चली जाती है आपको एलाइड पावर की तरफ। पहले ये सेंट्रल पावर की तरफ थे, फिर चली जाती है एलाइड पावर की तरफ। तो ये था आपको ट्रिपल अलायंसेस। तो इस इटली के लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये आपस में अलायंसेस किए हुए थे, और जो कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने में एक वाइटल रोल अदा करती है। उसके बाद इसमें है आपको, यानी कि अलायंसेस के बाद इसमें आता है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस इम्पेरियलिज्म किसको कहते हैं। इम्पेरियलिज्म के तहत बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे अपना डोमिनेंट स्थापित करते हैं और उनका एक्सप्लॉइट करते हैं इकोनॉमिकली। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म के अंतर्गत एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री का खुल करके इंक्रोचमेंट भी करते हैं और उसका एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो यही इम्पेरियलिज्म अब यूरोपियन कंट्री के जो पावरफुल प्रोमिनेंट कंट्री थे, वो सारे कंट्री में यही रूल, यही सिस्टम प्रचलित हो जाती है, इम्पेरियलिज्म। तो उस समय अफ्रीका में ढेर सारे छोटी छोटी कंट्री थी। एक स्लेविक एरिया भी माना जाए, उसके नीचे बाल्कन इरा भी है। तो इम्पेरियलिज्म के अंतर्गत अफ्रीका में, अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के लिए अफ्रीका के छोटे छोटे पार्ट्स को, स्मॉल कंट्री को, उसके टेरिटोरीज का इंक्रोचमेंट करने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सारे कंट्री, उसमें एक होड़ लग गई कि निश्चित रूप से वहां पे क्या हो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को हम इंक्रोचमेंट करें या उसका अधिग्रहण करें, उसका एक्सप्लॉइट करें। तो यही कॉलोनाइज करने के लिए उन लोगों में एक होड़ सी लग गई। तो यहीं पे क्या होता है कि अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के लिए ये सारे जो प्रोमिनेंट कंट्री है, वो इन पर अपना अपना डोमिनेंट स्थापित करने के सेंस में आगे बढ़ते हैं, और यही एक लड़ाई का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक मेन काउज बन जाता है। अब जो इसका लास्ट और मेन काउज है, वो है आपको नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के अंतर्गत हम लोग ये भी समझते हैं कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो चुका था, यानी वहां के रिवोल्यूशनरीज ने जर्मनी का यूनिफिकेशन कर चुके थे, तो यूनिफिकेशन के बाद हर छोटी छोटी कंट्री यूनिफाई होना चाह रही थी, यानी सब एक नेशन स्टेट में तब्दील होना चाह रही थी। तो नेशन स्टेट में तब्दील होने के चलते हर एक छोटी कंट्री बड़ी कंट्री से बाहर निकलना चाह रही थी, यानी बड़ी कंट्री के डोमिनेंट में वो लोग रहना नहीं चाह रहे थे। तो और इसमें जो छोटी कंट्री है, खास करके स्लेविक एरिया में, तो बाल्कन इरा और स्लेविक एरिया के अंतर्गत जो छोटी कंट्री थी, वो छोटी कंट्री को आजाद करवाने में, इंडिपेंडेंट दिलवाने में रूस की थोड़ी सी मदद मिल जाती थी। तो जब रूस की वहां पे मदद मिल जाती थी, तो और वो स्लेविक एरिया जर्मनी के अंडर में थी, तो जर्मनी और रूस के बीच का जो तनाव था, यानी उनकी जो दूरी थी, वो बढ़ती चली गई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रूस एक एलाइड पावर में है, तो जर्मनी एक सेंट्रल पावर में है। तो इस प्रकार नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, हर एक कंट्री वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक पहचान बनाने के लिए वो आगे आ रहे थे, जिनके चलते ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन काउज बनता है। अब इसके जो लास्ट इमीडिएट काउज है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या ऐसा वहां पे ऐसी घटना घट गई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शंखनाद हो चुका था और सारे कंट्रीज में उलझ गए थे, चाहे वो डायरेक्ट रूप में हो या इनडायरेक्ट रूप में हो, लेकिन वर्ल्ड के अधिकांश कंट्री इसमें इन्वॉल्व
हो चुके थे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएट काउज के बारे में मैं चर्चा करूंगी। धन्यवाद।